हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं टीपी एक्ट 1882 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेक्शन की। देखिए, आज हम बात करेंगे सेक्शन 54 की, जो कि हमारी सेल है, विक्रय है। विक्रय की डेफिनेशन है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो विक्रय है, सेल है, उसको डिफाइन किया गया है चैप्टर नंबर 3 एंड सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। भाई देखिए, क्या एक ऐसी कीमत व्यक्ति द्वारा जिसमें स्वामित्व का अंतरण, मतलब देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए इसे। कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर जैसे मान लिया कोई एक चीज़ है, ठीक है, उस पर मेरा अधिकार है, लेकिन जब तक अधिकार है, जब तक मैं उसे सेल नहीं करती किसी को। जैसे मेरी स्कूटी है, ठीक है, तो वो जब तक वो मेरे पास है मेरी, अगर मेरा मन किया कि मुझे भाई काफ़ी टाइम हो गया, पुरानी हो गई, तो उसको सेल कर देना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैंने उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने वो सेल कर दी, जिस कीमत के बदले वो कीमत मेरे पास मिल गई, मतलब सेल कर दी, ठीक है, तो जब तक वो मेरे पास थी तब तक मेरा स्वामित्व था, और जब मैंने वो दूसरे इंसान को सेल कर दी तो वो उस पर दूसरे का स्वामित्व हो गया। तो इससे क्या हुआ, स्वामित्व का क्या हुआ, अंतरण हुआ, है ना। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो, ठीक है। विक्रय किया कैसे जाता है, टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में रजिस्टर्ड लिखत द्वारा किया जाता है। भाई देखिए, टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, जैसा कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसमें क्या है भाई, संपत्ति का अंतरण हो रहा है, संपत्ति की सेल हो रही है। जिस तरीके से संपत्ति मॉर्टेज होती है, खरीदी जाती है, उसी तरीके से बेची भी जाती है। तो इस टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम जो राशि होती है वो 100 रुपये से स्टार्ट होती है, उस और फिर उससे अधिक कितनी भी हो सकती है। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बैनामा करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उसमें स्टाम्प होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है ना, जो कि स्टाम्प के ज़रिए कोर्ट में जमा की जाती है। उसी तरीके से क्या, 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में रजिस्टर्ड लिखत द्वारा होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, रजिस्ट्री, ठीक है, वही होता है रजिस्टर्ड लिखत। विक्रय संविदा क्या होती है, बोथ पार्टीज आर डिपेंडेड टू सेल एनी प्रॉपर्टी। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म सेटल बिटवीन आर पार्टीज, ठीक है। भाई देखिए, जो विक्रय की संविदा होती है वो किस पर आधारित होती है, जो बोथ पार्टी होती है, दो पार्टी होती है, उन पर आधारित होती है। एक तो क्रेता होगा और दूसरा विक्रेता होगा। इन दोनों के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, प्रॉपर्टी का, किसी भी प्रॉपर्टी का सेल होगा। अब देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं विक्रय को, इसके आवश्यक तत्वों के आधार पर। मेन एलिमेंट्स ऑफ सेल, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको प्रॉपर लिख के बताया है। फर्स्ट क्या है आपका, पार्टीज। सेकंड है द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ सेल। थर्ड है आपका द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंस। एंड फोर्थ है आपका द कंसाइडरेशन और प्राइस। देखिए, हिंदी में है ये पक्षकार। द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ सेल यानी विक्रय की विषय वस्तु। अंतरण या हस्तांतरण यानी द ट्रांसफर ऑफ कन्वेंस। और लास्टली आपका प्रतिफल या कीमत। देखिए भाई, जब तक पक्षकार नहीं होंगे, क्रेता विक्रेता नहीं होंगे, तो विक्रय नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। भाई, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो क्रेता है वो भी होना चाहिए, है ना, और बेचने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, तो दोनों पार्टीज होना बहुत ज़रूरी है। विक्रय की विषय वस्तु, इमूवेबल प्रॉपर्टी। विषय वस्तु का मतलब जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होनी चाहिए, इमूवेबल होनी चाहिए, ठीक है, स्थावर होनी चाहिए। और थर्ड इसका जो मेन एलिमेंट है वो है हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र, अंतरण। भाई देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी है, जब हम उसका हक किसी और को देंगे,
बाय सेल, तो उसका तभी तो वो सेल होगी, है ना। फोर्थ है आपका प्रतिफल या कीमत। हर प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है ना, कि भाई कीमत उस रकम के आधार पर कि इतनी कीमत पर ये प्रॉपर्टी बिकनी है। ठीक, दीज आर द 4 मेन एलिमेंट्स ऑफ अ सेल। चलिए, थैंक्स।